कि ऑर्गेनिक वर्ड ये आया कहां से। देखो ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो आपके ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया हुआ है। तो दो तरह के सब्सटेंस थे अर्ली, जब अर्ली आपकी केमिस्ट्री थी, अर्ली केमिस्ट्री जब डेवलप हो रही थी, तो वहां पर देखा गया कि दो तरह के कंपाउंड है या सब्सटेंस है। एक जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहे थे या प्रोड्यूस किए जा रहे थे, उनको कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें मेनली कार्बन के ही कंपाउंड थे। और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं, नॉन लिविंग यानी आपके एटमॉस्फेयर या अर्थ के क्रस्ट से ऑब्टेन हो रहे थे, उनको कहा गया इनऑर्गेनिक, यानी जो ऑर्गेनिक नहीं है वो इनऑर्गेनिक है। तो दो तरह के कंपाउंड हुए, कंपाउंड्स या सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड और प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट और एनिमल्स, तो दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। And those substances which are not obtained from the living organism, they are called as a inorganic compound। तो मतलब कंपाउंड के दो टाइप्स बनाए गए मेजर लेवल पर। एक जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन्ड होंगे उनको ऑर्गेनिक कहा गया, और जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन्ड नहीं होंगे, एयर से ऑब्टेन्ड होंगे, लैंड से ऑब्टेन्ड होंगे, वाटर से ऑब्टेन्ड होंगे, उनको कहा गया इनऑर्गेनिक। तो ये दो कैटेगरी बनाएगी। आगे चलकर देखा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मेनली कार्बन के कंपाउंड हैं। इट मीन्स कि उनमें कार्बन जो है मेजर कंटेंट है, कार्बन के एटम मेजर कंटेंट में प्रेजेंट है। तो इसलिए कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बट इसमें ध्यान रखना कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड कार्बन के हैं जो ऑर्गेनिक नहीं कहलाते। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग जब भी होगा तो हम मेनली लेते हैं यही कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, compounds of carbon except carbon monoxide, carbon dioxide, carbonates, bicarbonates and carbides। ये भी कार्बन के ही कंपाउंड है, बट इनको ऑर्गेनिक नहीं काउंट किया जाता है। मतलब कार्बन के इन कंपाउंड को छोड़कर बाकी सारे कंपाउंड जो है कार्बन के, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था क्योंकि ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन नहीं हो रहे थे, ये आपको अर्थ, एटमॉस्फेयर या वाटर इनसे प्रोड्यूस हो रहे थे, तो इसलिए इनको ऑर्गेनिक में नहीं लिया गया। तो ये याद रखना कि कार्बन के ये कंपाउंड है ये इनऑर्गेनिक कहलाते हैं, हालांकि ये भी कंपाउंड ऑफ कार्बन ही है। तो इनको छोड़कर रिमेनिंग जो कंपाउंड है कार्बन के, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी के लिए केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच ही बनाई गई जिसका नाम रखा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि कार्बन के कंपाउंड के लिए एक सेपरेट ब्रांच का केमिस्ट्री में क्यों फॉर्म की गई और बाकी सब के लिए एक ही ब्रांच बनाई गई इनऑर्गेनिक के नाम से। जिस तरह से कंपाउंड का आपने दो क्लासिफिकेशन किया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो उसी तरह कंपाउंड्स की स्टडी के लिए दो पार्ट बनाए गए केमिस्ट्री में, एक मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक में क्या हो गया? कंपाउंड्स ऑफ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स, और ऑर्गेनिक में ओनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब यहां पर सोचने वाली थी कि कार्बन के कंपाउंड के लिए सर। यस बेटा। सर अभी सर आपने दोनों पहले एक स्टेटमेंट बोली थी, उसको आप प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? मैंने ये बताया कि कार्बन के कंपाउंड्स के लिए केमिस्ट्री में एक सेपरेट ब्रांच फॉर्म की गई जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसका रीजन क्या था कि क्यों कार्बन के कंपाउंड के लिए केमिस्ट्री में एक सेपरेट ब्रांच बनाएगी? तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि रीजन क्या थे जिसके वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच के फॉर्म में डेवलप की गई। तो इसमें देखो दो मेन रीजन था। एक रीजन था कि कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, यानी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला तो आपका रीजन ये हो जाएगा कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पहला रीजन है कि व्हाई देयर इज अ सेपरेट ब्रांच फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच वी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट रीजन आपका ये है, ये रीजन हम डिस्कस कर रहे हैं कि देयर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
आपको शायद पता ना हो कि वर्ल्ड में जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी नॉन कंपाउंड हैं, उनमें 90% कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 90% ऑफ नॉन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर मतलब उसमें कार्बन का मतलब कार्बन के कंपाउंड से सारे वो। हाँ, ये कंपेरिजन ही तो कर रहे हैं कि भाई कार्बन के कंपाउंड के लिए हमने केमिस्ट्री में एक सिंगल एलिमेंट के कंपाउंड के लिए आपने एक पूरी ब्रांच बनाई और बाकी के लिए आपने अलग ब्रांच रखा, यानी इनऑर्गेनिक में सारे एलिमेंट कवर हो गए और ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन के कंपाउंड कवर हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन होता है ना कि कार्बन के कंपाउंड के लिए ही क्यों अलग ब्रांच बनाई गई। सोडियम के लिए भी हम बना सकते थे, पोटेशियम के लिए भी, कैल्शियम के लिए, उनके लिए नहीं बनाया गया, पर कार्बन के कंपाउंड्स के लिए आपने अलग ब्रांच बनाई। तो उसका रीजन ये था कि कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, जितने भी नॉन एलिमेंट है उनमें सबसे ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कार्बन करता है। और इसका भी रीजन आपको पहले आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन भी आता था कि व्हाई सच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कार्बन। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर आपको दो रीजन दिए जाते थे, एक तो सर इट कैटिनेशन। नेवर गेन और सर इट नेवर गेन और लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, नहीं लूजेस नहीं करता, ये सिर्फ शेयर करता है सर बेटा। गेन वो शेयर। हाँ, शेयर करता है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी दो रीजन है, एक तो है कैटिनेशन, कैटिनेशन आपने पढ़ा होगा, और टेट्रावैलेंसी, ये आपको 10th में भी बताया गया होगा इन दोनों के लिए। जो मैं ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं कि व्हाई फॉर स्टडिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए सेपरेट ब्रांच इज फॉर्म्ड इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला जो मैंने पॉइंट दिया कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, 90% ऑफ नोन कंपाउंड्स इन वर्ल्ड आर ऑर्गेनिक। तो इसलिए उनको स्टडी करने के लिए हमें एक सेपरेट ब्रांच की जरूरत पड़ी। और इतने ज्यादा कंपाउंड ऑर्गेनिक क्यों बने, तो उसमें दो था कि कार्बन के अंदर दो प्रॉपर्टी है, एक तो कैटिनेशन, कैटिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म द लॉन्गर चेन, चेनिंग ऑफ कार्बन एटम होती है। ये आपने पढ़ा होगा ना, कैटिनेशन के बारे में पता है बेटा? हाँ जी सर। कि कार्बन जो है चेनिंग करता है, चेनिंग का मतलब होता है कि जहां पर एक टाइप के लॉन्ग चेन्स बना सकता है। हाँ, बहुत सारे एटम आपस में लिंक होकर चेन ऑफ एटम फॉर्म करते हैं, अलग अलग टाइप की चेन बनती है। ये देखो स्ट्रेच चेन होती है, एक होती है जिसमें ब्रांचेज होंगी, एक या एक से ज्यादा, फिर आपको ये क्लोज चेन भी फॉर्म करता है। तो डिफरेंट टाइप की ये चेनिंग करता है, तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। और दूसरा टेट्रावैलेंसी, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, यानी 4 कोवैलेंट बॉन्ड ये फॉर्म करता है, और वो भी 3 तरीके से, या तो ऑल 4 सिंगल सिंगल, या इसमें क्या होता है 2 सिंगल और 1 डबल, या 1 ट्रिपल और 1 सिंगल। तो ये भी एक रीजन हुआ कि कार्बन ऑलवेज टेट्रावैलेंट होता है, हर कंडीशन में ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये 3 तरीके से फॉर्म करता है। तो ये दो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और इसलिए उनके स्टडी के लिए वी नीड ए सेपरेट सेक्शन ऑफ द केमिस्ट्री दैट वी कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा जो रीजन दिया गया दैट इज यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो यूनिक कैसे है, क्योंकि अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसीडर करते हैं, इनऑर्गेनिक से और ऑर्गेनिक में आओ, तो ऑर्गेनिक में आप एक टर्म पढ़ोगे आइसोमेरिज्म, या आगे चलकर हमें पढ़ना भी है। आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड के लिए 3, 4, 5 ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जिनका फॉर्मूला एक होगा बट प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। सर फिर फॉर्मूला से रिपीट करना सर एक बार।
आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक फेनोमेनॉन होता है जहां पर 2 और मोर कंपाउंड हैव सेम फॉर्मूला बट दे शोइंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। इसका मतलब कि एक ही फॉर्मूला से C12 और ऐसे की वो था सर, C12 और C14 हाँ। वाला। नहीं बेटा, यहाँ पर जैसे अगर आप देखो आपको दिया हुआ है C4H10। अब इससे देखो कितने कंपाउंड डेवलप होते हैं। एक बनता है CH3 CH2 CH2 CH3। दिस इज कॉल्ड N-ब्यूटेन, अच्छा सर, याद आ गया। राइट। दूसरा होता है आपका देखो ये CH3 CH CH3 CH3। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। अब ये देखो ये दो अलग अलग कंपाउंड है, दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट ये कंपाउंड दो डिफरेंट है। अब डिफरेंट कंपाउंड है तो इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ ये भी एक रीजन हुआ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनने का। तो ये था कि यूनिक मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, वो अलग है। तो यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी देखो कैसे डिफर करती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेनली आयनिक कंपाउंड होते हैं ज्यादातर, उसमें भी कुछ कोवैलेंट पॉसिबल है बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी मींस केमिकल बिहेवियर, केमिकल रिएक्शन। तो देखो आपके की केमिकल रिएक्शन ऑफ inorganic compounds आर आयोनिक रिएक्शन होती है, यानी ऐसी रिएक्शन जो आयन के थ्रू होती है। तो पहली बात है कि वो आयोनिक रिएक्शन होती है एंड फास्ट होती है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए रेफरेंस में देखें तो रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्लो एंड मॉलिक्यूलर, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूलर लेवल पर पार्टिसिपेशन होता है, वहां पर मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं होता है। पहले मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं आयंस में, उसके बाद आयन जो होता है वो बेसिकली रिएक्शन को कैरिंग करते हैं या रिएक्शन सर ये परफॉर्म करते समझ हैं। में नहीं आया यहाँ पर फिर से बताना सर। देखो आप मुझे ये बताओ, NaCl का नाम सुना होगा? यस सर। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। यस सर। और ये आपने बॉन्डिंग में पढ़ा था कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक और कोवैलेंट। तो Yes, जो sir. कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से फॉर्म होता है, यानी जिस कंपाउंड में आयंस होते हैं वो थोड़े पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन से, स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, तो आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब अगर मैं ले रहा हूं जैसे C2H6, यहां पर मुझे पता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड से बना है, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है। अब दोनों के नेचर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होगा? जब आप NaCl को रिएक्शन मीडियम में डालोगे तो ये सबसे पहले अपने आप को ब्रेक करेगा Na+Cl- में, तो रिएक्शन जो होगी वह इसके आयन के थ्रू कैरिंग होगी। तो मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन जो होती है वह आयनिक रिएक्शन होती है, क्योंकि वहां पर रिएक्शन आयन के थ्रू परफॉर्म होती है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेनली आपके चूंकि कोवैलेंट होते हैं। अब चूंकि ये कोवैलेंट है तो कोवैलेंट में क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा। मतलब यहाँ पर रिएक्शन जो होती है वह मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है, तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन मॉलिक्यूल के लेवल पर होगी। यहाँ पर रिएक्शन देखो, पहले आपका मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया आयंस में, ये आयन फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मॉलिक्यूल नहीं कर रहा है आपका, मॉलिक्यूल के आयन कर रहे हैं पार्टिसिपेट। हाँ, तो इसीलिए इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शन है वो आयनिक होती है, और आयनिक रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती है। जबकि कोवैलेंट मॉलिक्यूल की जो रिएक्शंस होती हैं वो स्लो होती हैं। तो पहला देखो डिफरेंस ये मिल गया। इसमें मॉलिक्यूलर मतलब पूरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है बॉन्ड को ब्रेक होने में। यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन इमीडिएट होता है, तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है। तो ये दो आप डिफरेंस देखोगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच में, कि एक है कि लार्जर नंबर होना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और दूसरा इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वह थोड़ी सी यूनिक है इनऑर्गेनिक के रेफरेंस में,
इनऑर्गेनिक में यूनिकनेस नहीं होती है, हर कंपाउंड एक ही पैटर्न से रिएक्शन कर रहा है तो वहां पर यूनिकनेस नहीं है, बट यहाँ पर यूनिकनेस भी होती है। अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग वे में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप डिटेल करोगे तो फिर आपको खुद पता लगेगा। तो ये रिएक्शन स्लो होती हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पर होती हैं। तो ये डिफरेंसेस थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी के लिए एक सेपरेट ब्रांच बनाया गया जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, अभी हम इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। अब आज इनिशियली ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपको डेफिनेशन भी मैंने बताया कि इनिशियल डेफिनेशन क्या दी गई थी कि दोज कंपाउंड्स व्हिच वेर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी पहले ये माना गया कि जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कहेंगे। इसका मतलब ये भी था कि इन कंपाउंड को आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते, आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो पहले एक इनिशियल कॉन्सेप्ट ये चल रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, दे कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, और इसी को कहा गया था वाइटल फोर्स थ्योरी। ये बर्जीलियस ने दिया था कॉन्सेप्ट। इसके बारे में पढ़ा था आप लोगों ने 10th में? नो सर। नहीं सर। नो सर। खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, इतना नहीं है कि आपको कोई लर्न करना है। ये इनिशियल लेवल पर आया था जिसमें ये कहा था वर्जिलियस ने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज नहीं हो सकते या मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते, क्योंकि इनके फॉर्मेशन के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि इनको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही ऑब्टेन्ड किया जा सकता है, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी। लेकिन इस थ्योरी को फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट शॉकिंग कब लगा, जब एक जर्मन साइंटिस्ट था उलर ने पहली बार फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी में, और उसका नाम है यूरिया। तो ये भी आप ध्यान रखना, हालांकि ये जीके पैटर्न पर हो गया। यूरिया जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में सिंथेसाइज हुआ, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब सर आज के टाइम में सर ऑर्गेनिक भी लैब में प्रिपेयर हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होते हैं बेटा। अब तो हम उसको लैब नहीं बनाते हैं, इतना Okay. लार्ज लेवल पर मास लेवल पर आप यूजेस जो कर रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अब वो कहां पर प्लांट और ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होंगी, उनको लैब में सिंथेसाइज कराया जाता है। तो यूरिया आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो प्रोड्यूस हुआ लेबोरेटरी में। और ये कैसे प्रोड्यूस किया गया था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अमोनियम साइनेट, ये फॉर्मूला होता है NH4CnO। उसको हालांकि उसने भी कोई ऐसा नहीं था कि रिसर्च किया था, वो एक्सीडेंटली इस कंपाउंड को हिट कर रहा था। ऐसे भी साइंस में मैक्सिमम डिस्कवरी अननोन केस में हो गई है, मतलब काम कुछ और कर रहे हो बन गया कुछ और। तो उसने अमोनियम साइनेट को जब हिट किया तो यहाँ पर यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, NH2CONH2, ये फॉर्मूला है यूरिया का। तो यूरिया आपका याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में सिंथेसाइज हुआ। अब जब एक कंपाउंड हो गया तो बाकी लोगों को भी इंस्पायरेशन मिल गई, तो और लोग भी ट्राई करने लगे। जैसे कोल्बे ने सबसे पहले इथाइन को या एसिटिलीन को प्रोड्यूस किया कार्बन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से। तो आगे चलकर और भी कंपाउंड डिस्कवर होने लगे, जिसमें सबसे पहले एसिटिलीन आया पहले था। वाला दिखा दोगे, वो नोट करना है थोड़ा सा। सर ये बेटा मैं नोट वाइटल भेजूंगा तो फोर्स आपको मिल थ्योरी जाएगा। किसने प्रोड्यूस Okay. करी थी? बर्जिलियस था एक साइंटिस्ट, मतलब ये सिर्फ अभी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और नोट मैं भेजूंगा तो आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है। अभी व्हाट्सएप पे नोट भेजूंगा, आपको ग्रुप पे ऐड करके नोट भेजूंगा तो आपको मिल जाएगा ये सारा। नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि ये नोट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर कंटिन्यूअस मिलता है हर क्लास के बाद। तो जैसे यूरिया फॉर्म हुआ, हाँ क्या पूछ रहे थे अर्पिता? वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस के बारे में आपने सुना होगा। नाम लिख देंगे क्या एक बार? बर्जीलियस है नाम,
वाइटल फोर्स थ्योरी था, ये बर्जीलियस ने दिया था। और थ्योरी कुछ नहीं था, थ्योरी का स्टेटमेंट आपसे ऐसे कोई लिखने के लिए नहीं आएगा और बहुत आसान है। उसने ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, आर प्रिपेयर्ड या प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ ए मिस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स विच इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। यही था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को फर्स्ट ब्लो लगा या फर्स्ट शॉक लगा जब वुलर ने यूरिया प्रोड्यूस किया। उसके बाद कंटिन्यूअस और भी कंपाउंड प्रोड्यूस होने लगे, जैसे कार्बन हाइड्रोजन को जब आप मिलाकर एसिटिलीन बनाया गया या इथाइन प्रोड्यूस किया गया, फिर इथाइन के थ्रू हमने एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस किया, एसिटल्डिहाइड के थ्रू हमने एसिटिक एसिड प्रोड्यूस किया। तो अब इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड प्रोड्यूस होने लगे लैब में भी। तो अब ये थ्योरी आपकी रिजेक्ट हो गई, अब कोई वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं रही। अब ये कंपाउंड आप लैब में भी बना सकते हो, इंडस्ट्री लेवल पर भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ठीक है। तो वो इनिशियल कॉन्सेप्ट था। तो अब जो है थोड़ी सी चेंज की गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जो पहले हमने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप नहीं कह सकते थे, क्योंकि अब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कंपाउंड ऑफ कार्बन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करना कोई जरूरत नहीं है। दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब एंड laboratory also, या they can be produced in industry level also. तो अब बेसिकली हमें देखना है बेटा, एक बार सबको फिर लॉग इन करना पड़ेगा। अभी 5 मिनट के बाद मैं जब लॉग आउट करूंगा तो एक बार फिर आप लॉग इन कर लेना। अब यहाँ पर फिर से आप एक बार आ जाओ, और अभी नहीं करना, जब मैं लॉग आउट करूंगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए। एक कैटेगरी होती है जिसमें सिर्फ कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है और जिसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जिसमें हाइड्रोकार्बन का मतलब कि ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और दूसरी जो कैटेगरी बनती है उसको कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हैलोजेंस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब भी हो सकते हैं। पर बेसिकली ये आपके ऑब्टेन्ड कैसे होते हैं कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इसलिए इनको डेरिवेटिव कहा जाता है, बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बाय रिप्लेसिंग one or more hydrogen atoms by other atoms or group of atom। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो कैटेगरी बनी, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मींस व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसिंग देयर वन और मोर हाइड्रोजन आइटम। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप, मीथेन, ये एक आपका हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें मैंने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को हटाया और उसके जगह पर एक क्लोरीन लगाया, तो अब ये जो फॉर्म हुआ क्लोरोमीथेन, तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया। ये आपका हाइड्रोकार्बन हुआ, ये डेरिवेटिव हो गया। तो मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं हो कि सकता है या फिर मतलब जो आपने लिखे हैं वही होंगे? नहीं, कोई भी बेटा, कोई भी जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर आइटम हो। या सिर्फ ऑर्गेनिक से होना चाहिए वो कंपाउंड? नहीं लेना है, सिर्फ बात कर रहे हैं। ओके सर। हाँ, नहीं एटम जो है, नहीं बेटा, ये कंपाउंड आप एटम जो होगा वो आप मत देखो, आप ये देखो कि कार्बन के हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है, ठीक है, कंपाउंड तो आपका ये ऑर्गेनिक ही रहा, इनऑर्गेनिक नहीं कहोगे आप इसे। तभी तो कहा गया, क्योंकि मेन जो इसका बैकबोन जो होगा वो तो कार्बन चेन होती है। तो कार्बन चेन जिस कंपाउंड में है वो ऑर्गेनिक है।
ठीक है, क्योंकि ये सारे लिंक होते हैं कार्बन पे। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर आइटम है, जैसे मान लो ये कंपाउंड एक बनता है CH3OH मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। अब इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया OH ग्रुप से, तो ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, पर ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? डेरिवेटिव में। कि चूंकि और कंपाउंड बहुत ही लार्ज नंबर में, तो इतने लार्ज नंबर कंपाउंड्स का आपको स्टडी अगर करना है तो आप उसको क्या करोगे? डिफरेंट क्लासेस में या ग्रुप। तो सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले मेजर 2 क्लास में डिवाइड किया, हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव। फिर आप देखोगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे सर हाइड्रोकार्बन भी फिर अलग अलग छोटे छोटे क्लासेस में डिवाइड होगा। ये क्यों डिवीजन किया गया? ताकि आप इनकी प्रॉपर्टीज को या इनके प्रॉपर्टीज को, प्रिपरेशन को सर सर आप किसे वो